टेट की स्पेशल पर्यावरण की सीरीज में अगली सीरीज आपके बीच लेकर आए हैं। इस सीरीज को आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण टीटी की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्कोर करना। तो अगर स्कोर करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर निःशुल्क लाइव एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, परीक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो आइए देखते हैं परीक्षण विधि की सीमाएं क्या होंगी। यह विविध मितव्ययी है। इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न होकर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। सही बात। इस विधि से ये व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। सही बात। उपरोक्त सभी मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, चौथा या डी इसका राइट आंसर होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही, माने डी वालों का यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ये परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय है, किसी स्थान का अजीवी घटक है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीवन रहता है, ये जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित यंत्र है। जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे थे, जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जी हाँ, चाहे रेट की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे एमपी टेट की, चाहे यूपी टेट की, चाहे उत्तराखंड टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इकोसिस्टम होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह आपको आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, इसके अगले सवाल की तरफ। यहाँ किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होती है, जीवन के भौतिक वातावरण में परस्पर क्रिया का एक जैविक समुदाय के बीच में जो तंत्र होता है, पास की तंत्र, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर चौथा या डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानो किसी के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी साथी जो लोग इसे लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए मानव किसी भी क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक करने के बाद सबसे पहला काम वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे, वीडियो साफ और एचडी चलना शुरू हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। मानो किसी क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या क्या है, आइए यहाँ पर देखते हैं। यह शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार कार्य कर सकते थे, अधिक तेज चाल चलना। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मानो अपने दोनों पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ मस्तिष्क की आज्ञानुसार हाथों को स्वतंत्र रूप से अन्य कार्यों को पूर्ण करना था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, कई बार पर घुमा कर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। तो जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी साथी। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भूकंप की तीव्रता मापने के
जो यंत्र को क्या कहते हैं? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं। देखिए ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान से दिखने वाली बात यह है कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उस सिस्मोग्राफ से नापते हैं, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इसमें किसका? रिएक्टर का, रिएक्टर स्केल का या रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने बढ़ता हुआ अंक भूकंप की तीव्रता बढ़ती हुई प्रदर्शित करता है। प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना तीव्र होता है। क्या होता है? 10 गुना तीव्र होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपके सामने वह, समझ में आया आप लोग को? किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट नहीं है ना? हाँ चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, सभी साथी। देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? देखिए सूर्य, ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध। क्या नाम है? बुध। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बुध, फिर शुक्र, बुध और शुक्र दो पृथ्वी के, सूर्य के सबसे पास के ग्रह हैं। इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत है, इन दोनों के पास खुद का अपना कोई भी उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और यह सबसे कम 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है, जबकि यह 225 दिन में। यह है आपका शुक्र, यह आपका बुध। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र और अरुण एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। मंगल लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही है। जबकि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे हम गैनीमेड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गैनीमेड कहते हैं। अगला है, गिर का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को सबसे पहला काम लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा। देखिए गिर का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। एकदम आसान, मैं चारों विकल्प की विस्तृत व्याख्या करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि रेस के घोड़े ना रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं सभी राज्यों के बारे में, अगर आप कहेंगे तो मैं सभी राज्यों के बारे में बता सकता हूँ और बताऊँगा भी। यहाँ पे जो गिर का है यह गुजरात में है। गुजरात में कठियावाड़ जिला है, वहीं पर स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब? 1965 में की गई थी। यहाँ पर एशियाई शेर है, मैंने एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। जी हाँ, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ये एशियाई शेरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा मैं पूछूं कि बाघ राज्य किसे कहते हैं? जी हाँ, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बाघ राज्य किसे कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे कि बाघ राज्य किसे कहते हैं। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए अगर हम बाघ राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहते हैं। देखिए हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। एक है
मतलब नहीं है, मैंने 3 है और एक नहीं है, जल्दी से कमेंट करिएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सही। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, सही। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाश प्रशासक के रूप में होता है, यही यहाँ पर गलत है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, जो गलत है वही सही है। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, इसमें शिक्षक प्रशासक की भूमिका में नहीं बल्कि निरीक्षक की भूमिका में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा, जो गलत है वही सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्नों का लाइव जवाब देंगे। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? देखिए, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मकता विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब जितने लोगों ने, ठीक है, इसलिए लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है वो उनका डी वालों का सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए यार, ना आप लोग लाइक कर रहे हैं ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अब की बार टी पार। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है उसे हम जीव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। जीव भू रासायनिक चक्र मुख्यतः विभिन्न जैविक स्तर पर परिग्रहण, प्रतिधारण एवं विमुक्ति को दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे। देखिए, अगर चिपको आंदोलन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत देखा जाए तो 26 मार्च 1974 में की गई थी। इसकी प्रणेता कौन थे? अगर देखा जाए तो इसकी जो प्रणेता थे वो श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे। अगर यहाँ पे प्रणेता की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट थे। ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक उन्हें बचाने थे। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी आंदोलन के जनक हैं और चंडी प्रसाद के सहयोगी थे। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर इनका देखा जाए तो ये टिहरी बांध आंदोलन के जनक थे। ये टिहरी बांध आंदोलन के जनक थे और चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी थे। इनके क्या थे? सहयोगी थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चाहे आप इसे फेसबुक पे लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर लर्निंग विद दुर्गेश, कहीं पे भी आप लाइव देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चाहे इस वीडियो का फेसबुक पेज पर चाहे यूट्यूब पर जहां भी लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद बताइएगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग। देखिए, यहाँ पर इंसुलिन की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटीन, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। कैसे? देखिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। इंसुलिन वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सफल संरक्षण किया गया था। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के उपाचन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शर्करा और वसा का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्नों का सभी लोग जवाब दीजिएगा कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सभी साथी जवाब देंगे। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं
देखिए, पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कैसे होता है, ये सभी लोग बताइए कमेंट करके। हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है। पराग कोश में। कहाँ होता है? पराग कोश में। अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है, जहाँ पराग की क्रिया द्वारा निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अर्धसूत्री एक विशेष प्रकार का कोश का विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अगला है हमारे सामने जैविक समुदाय। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एकदम आसान प्रश्न है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो भी सारे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, जहां भी इसे लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। बहुत आसान है। जैविक समुदाय की बात करें, सबसे नीचे जो होता है यहाँ उत्पादक होता है। इसके ऊपर जो पहला होता है वही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह तीसरा होगा, अर्थात सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। सी वालों का उत्तर राइट आंसर है। अगला है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर ज्वर नियंत्रण की बात की जाए, जी हाँ, ये आप लोग के पाठ्यक्रम में है, आप लोग के सिलेबस में, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। अगर ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है पैरासीटामोल। क्या प्रयोग की जाती है? पैरासीटामोल। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला है दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्नों का सही जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे इंस्टीट्यूट लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो दही निर्माण के लिए यहाँ पे देखा जाए तो लैक्टो बैसिलस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी होगा। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। किस क्रिया के द्वारा? किण्वन। किण्वन क्रिया के द्वारा दही निर्माण करता है। इस प्रश्न का उत्तर चौथा या डी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, मानव रुधिर की खोज सबसे पहले ऑस्ट्रिया के चिकित्सक लैंड स्टीनर ने की थी 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा था, ए बी और ओ। इन्होंने 4 वर्गों में बांटा था, जिसमें सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। प्याज, आलू, अदरक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। प्याज, आलू, अदरक है। जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, शल्क पत्र क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, यहाँ पर प्याज, आलू, अदरक ये तना है। भूमि के अंदर पाया जाने वाला ये भूमिगत तना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हल्दी भी है, प्याज, फर्न, आलू, लहसुन, अरबी, ये सभी तने के ही उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। एक कोष की सूक्ष्म जीव है। एक कोष की सूक्ष्म जीव है। जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, बहुत आसान प्रश्न है, शायद आपको पता होगा।
देखिए एकदम सही आप लोगों ने बताया, एक कोष की जो जीव है पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, जहाँ पर रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, शिक्षक भर्ती, केबीएस, डीएसएसबी सभी क्लास और नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सा पादप साबुन का विस्थापक है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह रीठा होगा। रीठा जिसको बचपन में हम लोग करते थे, एक प्रकार का पेड़ है जो विस्थापन है, इसका प्रयोग बालों के संरक्षण में किया जाता है। सुनार लोग रीठे का प्रयोग सोना, चांदी, दूसरी कीमती धातुओं को चमकाने में भी प्रयोग करते हैं। सोने चांदी को चमकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? किसे पर्यावरण का स्नेही माना जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां पे भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, कमेंट करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए आजकल नहीं माना जाता है किसे, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। गलत है सही, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर होगा, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। यह ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को हम सीएनजी कहते हैं। ये इसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन के अवयव होते हैं। कौन कौन? इथेन, प्रोपेन, मीथेन के अवयव मिले होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सही जवाब है। ठीक है जी हाँ, इसका चौथा आंसर सही है। आगे बढ़ रहे हैं, गैसीय अपशिष्ट है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय अपशिष्ट है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। लकड़ी, कोयला से जलाने वाला धुआं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या क्या है? जैसे गैसीय अपशिष्ट है सब्जियों फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी। क्या होगा? देखिए लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा, डी इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ में अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, ये लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं होता है। औद्योगिक क्षेत्र से चिमनी से निकलने वाला धुआं और जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, इसे हम अपशिष्ट गैस के रूप में जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो चौथा, डी इसका राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर प्रसारित होंगे? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए डेली क्लास और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, जहाँ पे अभी की बार टीईटी पार, जहाँ पे रेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, केबीएस, डीएसएसबी के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके। देखिए कौन सा दूर तक प्रसारित होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। पौधों का परागकण वायु, कीट एवं जीव जंतुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा संपादित होता है। जो पक्षी भोजन तलाशने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इस क्रम में ऐसे ऐसे पौधों को फल खाते हैं जिनका परागकण फल के कीट द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी राइट आंसर होगा। तीसरा इसका सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर तीसरा या सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तब हम उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा।
यहाँ पर दिए गए विकल्प के आधार पर सहभोजी होगा, उसे क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी। इसे सहभागिता भी कहते हैं। ये दो विभिन्न जातियों के मध्य एक ऐसी इंटरेक्ट होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है, दूसरे जंतु को कोई भी हानि नहीं होती है। जैसे गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनिमोल चिपकी रहती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का जो पोषक स्तर है वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले पादप है, हरे पेड़ पौधा जिसे हम कहते हैं, उसे कौन खाया? कीड़ा खाया। कीड़े को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? मोर खाया। तो मोर का पोषक तल क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा मोर का पोषक तल कहाँ पर हो गया? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। इस प्रश्न का उत्तर चौथा होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी या चौथा दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया हो तो ये दो काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कैंथर सेल का उदाहरण है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। कौन सा कैंथर सेल का उदाहरण है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं, कौन सा कैंथर सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमने और आपने पढ़ा है कि जो कैंथर सेल होता है उसका उदाहरण निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए यहाँ पर चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ये अलग अलग है, लेकिन जो संगमरमर है ये चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। जहाँ पर चूना पत्थर औषधि है और संगमरमर कैंथरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी साथी, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जी हाँ, महासागरों में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, जी हाँ NaCl सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे इसका अनुपात सोडियम और क्लोराइड का जो आयन है वो 1:1 के अनुपात में होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी का राइट आंसर है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। माने जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पेज पर, चाहे आप यूट्यूब पर, जहाँ पे भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। देखिए, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, जिसका अध्यक्ष न होते भी उसकी अध्यक्षता करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकता है। अगला है आपके सामने, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। आसान और यूनिक दोनों प्रश्न है ये। जी हाँ, ये आसान भी है और यूनिक भी है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा।
देखिए यहाँ पर होगा कि सभी लोगों ने एकदम सही बताया है। जलोढ़ मिट्टी सही जवाब है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और उर्वरकों की कमी पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसलिए जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। मैंने इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेग क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? देखिएगा आप सभी साथी, प्लेग आप लोगों ने एकदम सही बताया है। यह जीवाणु जनित बीमारी है। यह क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। देखिए, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पे जरूर शेयर करिएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा क्लास पूरी तरह से निःशुल्क चलती है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और प्लेग मानव के फेफड़े को प्रभावित करती है। जीवाणु का नाम अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, पास्ट यूरेला होता है। जीवाणु का जो नाम है पास्ट यूरेला पेस्टिस, यह जीवाणु है जो उसके कारण प्लेग फैलता है और ये चूहे इसके वाहक होते हैं। प्लेग का अन्य नाम भी एक है, ब्लैक डेथ कहते हैं इसे, टाउन पेस्ट भी कहते हैं इसे, ब्लैक डेथ या टाउन पेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथी टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बहुत अच्छा लगा, लगे रहिएगा। सभी साथी अपना अपना बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। चलते हैं, बाय बाय। अगली क्लास कुछ देर के बाद होगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हाँ, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश कर हर हर मैदान फतेह, अब की बार टेट पार। जी हाँ, अब की बार टेट पार। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगली क्लास कुछ देर के बाद होगी। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। आज मिलिए, आज कुछ स्पेशल होने जा रहा है।